चलो, वेलकम बैक। तो इलस्ट्रेशन नंबर 37 है, जिसमें हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। हमें बैलेंस शीट दी है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें तीन ही दी है। एक बोला है कि आपने लैंड का सेल किया है, जिसमें आपको हम्म, 30,000 का प्रॉफिट हो गया। जी। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी आपने लगाई है पिछले साल में 10%, जो आपका लास्ट ईयर का बैलेंस था। मतलब ओपनिंग बैलेंस पे आपने 10% डेप्रिसिएशन लगा दिया। हम्म, मॉर्टगेज लोन था आपका, was taken on 1st जुलाई 2017। 1st जुलाई 2017 को आपने मॉर्गेज लोन लिया है एट द रेट 12%, और इंटरेस्ट आपने आप आज की डेट तक पे किया है। ठीक है। अब जब हम जी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हैं तो हम पहले देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में रिजर्व में कोई एडिशन हुआ है। तो अगर एडिशन हुआ है वो माना जाता है कि वो इस साल का प्रॉफिट आया है। जब मैंने देखा मेरा पहला हेडिंग है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मेरा 31 मार्च 2017 को 4.5 लाख था, और 31 मार्च 2018 को भी 4.5 लाख। मतलब शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं नहीं आएगा। हुआ है। मतलब कैश हम्म, फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी शेयर कैपिटल की वजह से कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। उसके बाद आपका रिटेन्ड अर्निंग था। रिटेन्ड अर्निंग मतलब आपका जो प्रॉफिट था वो आपने अभी हम्म, डिविडेंड या किसी और फॉर्म में नहीं किया। रिटेन्ड अर्निंग मीन्स जो आपका प्रॉफिट्स है अभी बिजनेस में ही, वो पिछले साल हम्म, था 3,56,000। इस साल है 3,78,000। तो इट 8,000। मीन्स नेट प्रॉफिट आपका कितना आया है? 22,000। तो नेट प्रॉफिट आपका आया है 3,78,000। अभी अगर ये 3,78,000 है, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इट वाज 3,56,000। तो आप बोल सकते हो कि आपका जो अभी इस साल प्रॉफिट आया है वो आया है 22,000। 22,000। ठीक है। अब इसके नीचे देखो क्या लिखा है, मॉर्टिगेज लोन दिया है। मॉर्टिगेज लोन जो था पिछले साल जीरो था बेटा, इस साल 2,70,000 है। मुझे ओके। बताओ, अगर मॉर्टिगेज लोन मेरा है हम्म, पिछले साल जीरो था, हम्म, इस साल 2,78,000 है। 2,70,000 इसका मतलब क्या है? आपने लोन ले लिया है, आपने लोन हाँ। लिया है 2,70,000 का। तो कहां पे आएगा ये? इसका इम्पैक्ट मुझे बताओ। सर लोन आया मतलब फाइनेंसिंग। इंक्रीज। बताओ बताओ, ठीक ठीक बोलो नातिका। सर फाइनेंसिंग। सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो आएगा, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन मॉर्टगेज लोन 2,70,000। ठीक, वेरी गुड, यस। बहुत अच्छा। तो जब हम इसको अपने ख्याल रखना है, इसकी एडजस्टमेंट हमें करनी है। व्हेन वी प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वहां पे हम 2,70,000 का प्रोसीड दिखा देंगे, इनफ्लो दिखा देंगे। और कोई एडजस्टमेंट गेस सर करो। इस पे ट्रस्ट देना होगा। सर इसमें इंटरेस्ट इंटरेस्ट के बारे में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। मॉर्टगेज लोन जो है ये हमने 1 जुलाई 2017 को लिया था। हम्म, 1 जुलाई 2017 को लिया है। आज से डेट अक्टूबर मार्च 7 और इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% है। और बोला हम्म। गया है कि जो इस पे इंटरेस्ट है वो हमने पे कर लिया है। तो इस पे इंटरेस्ट कितना बनेगा? 2,70,000 इंटू 12% कर लो, और इंटू जुलाई से लेके मार्च तक, दैट्स 9 मंथ्स का इंटरेस्ट। 2,70,000 इंटू 12% इंटू 9 डिवाइड बाई 12। 24,300। इंटरेस्ट कितना था? 24,300। 24,300। 300। इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज लोन। अब इसका ट्रीटमेंट बताओ क्या होगा? सर एड बैक। किस में एड बैक होगा? सर यहाँ ऐड होगा और फाइनेंसिंग में ऑपरेटिंग लेस होगा। एक्टिविटीज में ऐड बहुत होगा और बहुत फाइनेंसिंग में अच्छा। माइनस। हाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा बिकॉज ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है। हम्म, हमने ये पढ़ा था, इंटरेस्ट जो है ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है। तो इधर ऐड करेंगे तो अराइव एट द ऑपरेटिंग फिगर। और सिंस ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो वहां पे कैश आउटफ्लो हो गया है, आपने पे किया, वहां पे माइनस करेंगे, बट यहाँ ऐड करेंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। उसके बाद ट्रेड पेएबल है करंट लाइबिलिटीज में। ट्रेड पेएबल आपका क्या है? इट्स अवर करंट लाइबिलिटी। जो पिछले साल 1,20,000 था, इस साल 1,00,000 है। तो ट्रेड पेएबल को डिक्रीज क्या करेंगे ऐड करेंगे। बेटा? डिक्रीजिंग करंट लेस। डिक्रीज इन लाइबिलिटी अगर हुआ है, इट मीन आपने पेमेंट की होगी ना, हाँ। तो क्या करेंगे? लेस। डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल को अच्छा, हम करंट माइनस करेंगे। लाइबिलिटी, सॉरी। ठीक है बेटा। मैं ऐसे कितना हुआ है लेस? साहिबा बेटा आपको समझ आ रहा है? 20। यस सर। और ठीक है बेटा, ये माइनस करेंगे बिकॉज जब क्रेडिटर
जो है, अगर मैं ये माइनस हुए इट मीन इनको मैंने पेमेंट की होगी, तो वो माइनस होगा। ठीक है, हम्म मैं अभी सीक्वेंस में चल रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू द क्वेश्चन, क्योंकि अभी आपको उतना होल्ड नहीं है। जितना जितना आपको होल्ड आ जाएगा उतना उतना फिर आप फॉर्मेटिंग पे फोकस करो। मैं अभी फॉर्मेटिंग पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, समझ आई बात? जी फॉर्मेटिंग में बाजाब्ता होता है, हम पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लाते हैं, फिर और ये जो है नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के एडजस्टमेंट कर लेते हैं, एंड देन वन वर्किंग कैपिटल चेंज के एडजस्टमेंट करते हैं। मैं उस लेवल पे अभी नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज अभी मेरा काम है तुम लोगों का जो कंसेप्ट है उनको स्ट्रॉन्ग कर लेना। तो आई एम फोकस्ड ऑन दैट ओनली। तो मेरी प्रेजेंटेशन ऊपर नीचे हो सकती है, जितना जितना आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर लास्ट में आपको देखना है कि पहले किन को ऐड करना है, पहले किन को, फिर किन को माइनस करना होता है, वो बाद वाली बात है। बट अभी हमारा सारा फोकस जो है वो है कंसेप्ट को समझने के, किसको माइनस करना है, किसको ऐड करना है। गॉट इट? यस सर। यस सर। ना उसके बाद आपका आउटपुट आईजीएसटी। तो हम्म आउटपुट आईजीएसटी आपका लाइबिलिटी साइड से आ रहा है। और हाँ, क्या मुझे कोई बता सकता है आप में से आउटपुट आईजीएसटी का मतलब क्या है? जो हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है टैक्स। किस लिए? ये तो आपने ठीक बोला, किस लिए टैक्स पे करना होता है? गुड्स और सर्विसेज जो भी हम करते हैं। जो हमने कस्टमर से लिए होते हैं। बहुत अच्छा, किसने बोला ये जो हमने कस्टमर से लिया होता? सही बात। साहिबा ने। तो बेटा इसमें तीन चीजें आ रही है ना मुझे क्वेश्चन में। मेरा आउटपुट आईजीएसटी आ रहा है, मेरा आउटपुट सीजीएसटी आ रहा है, और मेरा आउटपुट एसजीएसटी आ रहा है। तो मुझे तीनों का मतलब बता दो, ये तीन लाइबिलिटीज क्यों आ रही है और कैसे आ जाती है तीन लाइबिलिटीज? सर आईजीएसटी विद इन द स्टेट होता है शायद। नहीं, आईजीएसटी विद इन द स्टेट नहीं होगा। एसजीएसटी होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, फिर होता है सेंट्रल, फिर होता है इंटरनेशनल। नॉट इंटरनेशनल, इंटीग्रेटेड। ठीक है, इंटीग्रेटेड, हाँ सॉरी, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड। एंड कब लगता है ये तीनों टैक्सेस, कब लगते हैं? मैंने जब पहले भी बता दिया है, बट आई वांट कि सेल और आपको परचेज अभी भी पता करते हैं, होना चाहिए। हाँ, सेल और परचेज जब करते हैं। अभी मेरी सेल बुक्स और में एज अ गुड्स एंड लाइबिलिटी दिख सर्विस। रही है ना बेटा? हम्म मेरी बुक्स में एज अ लाइबिलिटी दिख रही है ना? हाँ हाँ, मतलब अगर मेरी बुक्स प्रोडक्ट में लाइबिलिटी दिख रही है तो मैंने सेल किया होगा, परचेज किया होगा? सेल परचेज। साहिबा, सेल। सेल सेल। परचेज किसने बोला? मुनजा ने। आसमान आगे दौड़, पीछे छोड़। एनीवेज, चलो, मैं पता है कि ये नॉर्मल कंसेप्ट में आपके है नहीं, तभी ये थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड हो गया है। हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ये मैंने पहले आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो जस्ट क्विकली मैं कर लेता हूँ। देखो क्या होता है, जब आप किसी कस्टमर को सेल करते हो ना बेटा, हम्म जब आप किसी को सेल करते हो, चाहे कोई गुड सेल करोगे या सर्विस सेल करोगे, मतलब सर्विस हम्म दोगे, सर्विस आर रेंडर्ड, गुड्स आर सोल्ड। ये लैंग्वेज वर्ड इस्तेमाल अपने दिमाग में डालो। गुड्स आर सोल्ड, सर्विसेज आर नॉट सोल्ड, सर्विस आर रेंडर्ड। तो पहले क्या होता था, गुड्स पे लगता था वैट, सर्विस पे लगता था सर्विस टैक्स, और गुड्स की सेल्स पे लगता था वैट, और गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था एक्साइज ड्यूटी। और अगर आप इंटर स्टेट करते थे तो सीएसटी लगता था, सेंटर स्टेट सेल्स। तो वो सारा खत्म करके गवर्नमेंट ने एक ही टैक्स लाया, उसका नाम रखा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस गुड्स टैक्स। एंड सर्विस टैक्स। सर्विस। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप अगर कोई भी गुड्स बेच रहे हो या सर्विस दे रहे हो, तो आप उस कस्टमर से क्या ले लो? टैक्स ले लो। हम्म कस्टमर को बेयर करना पड़ेगा टैक्स, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं है, आपने कस्टमर से लेना है, क्योंकि कस्टमर को हम कहाँ पकड़ेंगे? आपको तो पकड़ सकते हैं, बिजनेस को पकड़ना आसान है, कस्टमर को पकड़ना मुश्किल है। तो आप कस्टमर से लेके हमें दे दो। तो आई बीइंग ट्रेडर, मेरे ऊपर गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी कि भाई जब तुम किसी को कुछ माल बेचोगे तो उसको क्या लेना? जीएसटी लेना। ठीक है, हम्म अब देखना होता है मैं जो सेलर हूं, अब देखना है कि मेरे को क्या टैक्स लगाना है। तो उसमें ये देखा जाएगा, मैं विद इन द स्टेट माल बेच रहा हूं या आउटसाइड स्टेट बेच रहा हूँ। क्या बेच रहा हूँ? विद इन द स्टेट और आउटसाइड आउटसाइड स्टेट। स्टेट। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कश्मीर में हूँ। ठीक है, हम्म मैं कश्मीर में हूँ, श्रीनगर में हूँ, और एक बंदा आया मुझे बारामूला से कहीं से कि मुझे माल दे दो, और उसको मैंने 10,000 का माल बेचा। 10,000 मेरा सेलिंग प्राइस है, 10,000 मेरा सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस है। अब ये तो मेरी अपनी इनकम है ना, ये 10,000, ये तो मेरी सेल्स है, ये तो मेरा रेवेन्यू है। इस पे मुझे इसको क्या लगाना है? टैक्स लगाना है।
सपोज इन गुड्स पे जीएसटी रेट है 12%, जीएसटी रेट है 12%। 12%। अब गवर्नमेंट बोलती है देखो अगर 12% रेट है और अगर आप विद इन द स्टेट बेचते हो तो आपने इसमें क्या लगाना है, आपने लगाना है इसमें सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6%। टोटल हो गया कितना हो गया 12%। 12%। तो मैं इसको जो बिल करूंगा वो कुछ इस तरह से करूंगा, मैं उसको बोलूंगा आपका सेलिंग प्राइस इसका जो है आइटम जो है वो 10,000 है, उस पर सीजीएसटी आपका लगेगा 6%। 10,000 पे 6% कितना होता है, सपोज 600, और इस पे एसजीएसटी लगेगा 6%, 600, टोटल कितना हो गया 1200। 1200। टोटल जो इसको मैं बिल लगाऊंगा वो 11,200 रुपया मैं उससे लूंगा। समझ आई बात? यस सर। इस 11,200 की एंट्री क्या होगी, मेरे पास कैश अकाउंट डेबिट होगा 11,200 टू सेल्स, जो मेरा रेवेन्यू है 10,000, तो सीजीएसटी 600 टू एसजीएसटी 600। ठीक है बेटा, समझ आया? अब सिंस से मुझे पेएबल है तो इसको मैं बोलता हूं तो सीजीएसटी पेएबल, या इसको मैं बोलता हूं तो आउटपुट, क्या बोलते हैं इसको, आउटपुट। आउटपुट एसजीएसटी, तो आउटपुट एसजीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी और तो आउटपुट एसजीएसटी, ये होता है। फिर ये 600 और ये 600 मुझे गवर्नमेंट में जमा करने होते हैं। ये दोनों को जब मैं पे करता हूँ, व्हेन आई पे दिस, तब मैं एंट्री करता हूँ आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 600, आउट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 600 टू बैंक 1200। इस तरह से मैंने इनको पे कर लिया। तो जब मैंने कस्टमर से रिसीव कर लिया तभी मेरी क्या बनेगी, लायबिलिटी बनेगी, बिकॉज मुझे गवर्नमेंट को जमा करना है। कभी आपकी बैलेंस शीट में दिख रहा था आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। अब होता क्या है, स्टेट में जो सेल हो गया वहां से जो टैक्स आ गया वो आधा आधा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। क्या जाता है, सेंट्रल आधा गवर्नमेंट से सेंट्रल मोदी को, आधा सरकार, तो आधा जाता है इंडिया में मोदी सरकार को और आधा जाएगा स्टेट सरकार को। अभी हमारा स्टेट यूटी है, तो बट वहां पे जो यूटी जिसमें विद लेजिस्लेशन होता है वहां पे भी एसजीएसटी लगता है, वो आप बाद में पढ़ोगे। तो वो जाता है जेएंडके गवर्नमेंट को। क्या जाता है, जेएंडके गवर्नमेंट को, क्योंकि दोनों सरकारों को पैसे चाहिए होते हैं खर्चे करने के लिए, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए होते हैं। तो ये चीज होता है, अगर स्टेट के अंदर ही सेल हो गया तो उस केस में क्या लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। बट अगर आउटसाइड स्टेट सेल होता है उसमें गवर्नमेंट बोलते हैं आप लगा लो आईजीएसटी। क्या लगा लो, आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या होता है, अगर आईजीएसटी पे लगेगा तो 6% नहीं होगा, वो 12% होगा। क्या होगा, 12% होगा। 12%। इस केस में मैं क्या करूंगा, उसको सेलिंग प्राइस अब 10,000 प्लस इस पे आईजीएसटी लगेगा 12%। मुझे दिल्ली से ऑर्डर आया तो उसको जब मैं माल भेजूंगा, अब यहाँ पे मेरी सेल क्या होगी, बिकॉज जो द पर्सन हु इज बाइंग द गुड्स इज नॉट इन द स्टेट, ही इज फ्रॉम द दिल्ली, तो इस केस में मुझे उसको क्या लगाना पड़ेगा, आईजीएसटी लगाना पड़ेगा। तो 11,200 रुपया मैं उसमें चार्ज करूंगा। अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इन दिस केस द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। आते 11,200 टू सेल्स 10,000 टू आउटपुट आईजीएसटी 1200। 28 सेकंड माने प्रेस, आउटपुट आईजीएसटी 1200, और फिर आउटपुट आईजीएसटी को जो पे करोगे तो आउटपुट आईजीएसटी का नंबर। अब यहाँ पे क्या होता है एडिशनल, अब तो अकाउंटिंग तो समझ आ गई। अब आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजी, ये आपने कस्टमर से कलेक्ट कर लिया, ये आपको गवर्नमेंट जमा करना है। जब जमा करोगे तब उतर जाएगा ये आपका लायबिलिटी, तब तक आपकी लायबिलिटी है। नाउ द पॉइंट इज आउटपुट आईजीएसटी में क्या होता है, आउटपुट आईजीएसटी में फिर क्या होता है, ये सारा जमा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। बट इसमें से फिर वो क्या करते हैं, जो डेस्टिनेट स्टेट होती है, जो डेस्टिनेट स्टेट दिल्ली होती है, उनकी गवर्नमेंट को फिर उसको पता चलता है ये किस स्टेट में माल बिका है, तो जिस स्टेट के लिए माल बिका है उसको फिर मिलते हैं 600। क्या मिलते हैं, उसको फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में एलोकेट करते हैं, बट पहले कलेक्ट सारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। ठीक है, अब थोड़ा सा जस्ट बैकग्राउंड बता दूंगा, बिकॉज तुम अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, तुमने सिर्फ बीकॉम ना, तो मुझे कहा बोल बीकॉम करा। ठीक है, तो तुम्हें थोड़ी और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देता हूँ। ये इसके पीछे लॉजिक क्या आ गया है, सीजीएसटी एसजीएसटी। पहले जो जीएसटी होता था, जीएसटी से पहले कौन से टैक्सेस होते थे, जीएसटी से पहले जो टैक्सेस होते थे
वो होता था, अगर मैन्युफैक्चरिंग होती थी तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी। क्या लगती थी? एक्साइज ड्यूटी लगती थी। और वो सारा कौन लेती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी। क्या लेती थी? किसी चीज को अगर आप बनाते ना, उस पर लगती थी एक्साइज ड्यूटी, और वो सारा लेती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आप कोई सर्विस देते थे, उस पर लगता था सर्विस टैक्स, वो सारा लेती थी सेंट्रल गवर्नमेंट पहले। और विद इन द स्टेट अगर आप कोई सेल कर रहे थे, उस पर लगता था वैट, वो लेती थी स्टेट गवर्नमेंट। और अगर इंटर स्टेट सेल होती थी, उस पर लगता था सीएसटी, और वो लेती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल आप देखो तो पहले कुछ टैक्सेस होते थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, जैसे एक्साइज ड्यूटी है आपका, सीएसटी है आपका, सर्विस टैक्स है। और कुछ टैक्सेस होते थे जो वैट होता था, वो लेती, वैट होता था, ऑक्ट्राई होता था, और भी कुछ छोटे छोटे टैक्सेस होते थे, वो लेती थी स्टेट गवर्नमेंट। इनने बोला यार एक बिजनेस में बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं, तो बिजनेस करना मुश्किल होता है, देयर विल बी अ कंसेप्ट ऑफ वन नेशन एंड वन टैक्स। तो ऐसा करते हैं, बाकी सब टैक्स को खत्म कर लेते हैं, जीएसटी लाते हैं। बट इसमें फिर दोनों गवर्नमेंट का लड़ाई हो गया, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्यों सारा टैक्सेस लेगी, स्टेट गवर्नमेंट ही क्यों सारा टैक्स लेगी। एंड दे डिसाइडेड ठीक है भाई ऐसा कर लेते हैं, जो विद इन द स्टेट सेल होगी उसके टैक्स का आधा आधा हिस्सा करते हैं, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस है, ठीक है, उसमें आधा आधा करेंगे, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, आधा मोदी लेगा, और आधा रेस्ट ऑफ द स्टेट लेगा। और जहां पे फिर विद मतलब बिटवीन द टू स्टेट सेल होगी, इंटर स्टेट सेल होगी, वहां पे पहले सरकार सारा लेगी, और फिर जिस स्टेट के लिए सेल हो गया है, जैसे कश्मीर के बंदे ने माल भेजा दिल्ली वाले को, तो दिल्ली सरकार को मिलेगा। तभी बोलते हैं जो जीएसटी है, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इट इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। और इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट होती है, जिस स्टेट में मेहनत लगती है, उस स्टेट को नुकसान हो जाता है। तभी महाराष्ट्र इस पे बहुत अपोजिशन करता था, हम जीएसटी के विरोध करते हैं, बिकॉज महाराष्ट्र स्टेट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, और इंडस्ट्रीज को पता था हम माल दूसरी स्टेटों में बेचेंगे, हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बट टैक्स इस स्टेट को नहीं मिल रहा है, टैक्स दूसरे स्टेट को मिल रहा है जहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है। हमारे कश्मीर में एक तरफ से फायदा हो रहा है, बिकॉज हमारी वहां तो कोई इंडस्ट्रीज है नहीं, बाहर से आ रहे हैं लोग, माल बेच रहे हैं, और हमारी स्टेट को टैक्स मिल रहा है। बट उसके पैरेलली टूरिज्म में हमारा बहुत सारा नुकसान हो रहा है, बिकॉज वो क्या करते हैं, आईजीएसटी बिलिंग करते हैं। वो आईजीएसटी बिलिंग करते हैं वहां पे, क्योंकि बाहर के कस्टमर्स होते हैं, इनको वो टूर पैकेज देते हैं, तो आईजीएसटी होता है, तो जम्मू कश्मीर सरकार को कुछ नहीं मिलता है, तो ये सरकारों के बीच में लड़ाई होती है। तभी आप देखो कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है आपके, पेट्रोल है डीजल है, उस पर इन दोनों ने क्या किया, इनको बोला नहीं भाई, इस पे हम अभी जीएसटी लगाने नहीं देंगे, बिकॉज इसमें दोनों को क्या हो रहा था, बहुत नुकसान हो रहा था। बिकॉज जीएसटी में जो रेट है, मैक्सिमम रेट जो सीजीएसटी हो सकती है वो 20 हो सकता है, मैक्सिमम रेट जो एसटीएसटी होता है वो 20 होता है। 20 प्लस 20% क्या होता है, 40% होता है, जबकि पेट्रोल और डीजल पे आपका 100 150 टैक्स लगता है। जो आपको पेट्रोल अभी मार्केट में 100 रुपए का मिलता है, उसकी कॉस्ट अगर मुझसे पूछोगे तो वो 40 50 रुपया होती है, 50 रुपये उस पर क्या होता है, टैक्स होता है। तो इन स्टेट्स और सेंट्रल दोनों को पता है, अगर जिस दिन पेट्रोल पे जीएसटी लगेगा, पेट्रोल बहुत सस्ता होगा, और उनको कोई रेवेन्यू नहीं मिलेगा, तभी वो जीएसटी में उसको आने नहीं देते। एनीवेज कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, ज्ञान हो गया बहुत। अब हमारे पास था आउटपुट आईजीएसटी, तो दिस इज द जीएसटी विच यू हैव कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर, एंड नाउ यू हैव टू पे द गवर्नमेंट, इज योर लायबिलिटी। अब आउटपुट आईजीएसटी पिछले साल था 12,000, इस साल से 6,000। अगर ये 6,000 है, इट मीन आपने क्या किया है, पे क्या पे कर दिया है। तो डिक्रीज, इससे क्या हुआ होगा, माइनस हुआ होगा कैश, डिक्रीज है डिक्रीज इन आउटपुट आईजीएसटी। आईजीएसटी। अब समझ आया कंसेप्ट? दिक्कत पता है यस क्या सर। होता है बेटा, हमें कंसेप्ट पता नहीं होता है। अगर कंसेप्ट पता होगा ना, मैं बताता हूँ 99% बच्चा खुद ही बता देगा कि क्या होगा। अगर सर मुझे कंसेप्ट, इनपुट और आउटपुट में होता है गड़बड़। इनपुट होता है जब आप परचेज करते हो। अब क्या परचेज होता है है, ना। देखो कस्टमर को अल्टीमेटली बियर करना है, ये जो टैक्स है, ये कस्टमर को बियर करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टू बी बोर्न बाय द कस्टमर। बट गवर्नमेंट ने रेस्पॉन्सिबिलिटी रखी है दुकानदार को। अब दुकानदार बोलता है भाई मैंने तो खरीदा है ना, विद इंटेंशन से मैं खरीदूंगा, आई एम नॉट द अल्टीमेट कंज्यूमर, व्हाई शुड आई बियर द टैक्स। दुकानदार का टैक्स अपने जेब से नहीं जाता है, वो कस्टमर से खरीद के गवर्नमेंट को जमा करता है। तो उसमें गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, अगर तुम बिजनेस के लिए खरीद रहे हो, कि तुम्हें बेचना है आगे कस्टमर को, तो जितना तुमने परचेज में किया होगा ना आगे, उस पर तुम्हें इनपुट मिलेगा। तो परचेज पे जो तुम टैक्स देते हो, दैट वो इज इनपुट। इनपुट टैक्स। और सेल पे जो तुम परचेज लेते हो टैक्स, दैट इज आउटपुट टैक्स। इनपुट आउटपुट। टैक्स का तुम्हें क्रेडिट मिलता है, और आउटपुट टैक्स का फिर एडजस्ट करके फिर डिफरेंशियल तुम्हें गवर्नमेंट में जमा करना होता है। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया बेटा, पुराना लेक्चर देख लेना। चलो, आउटपुट सीजीएसटी पहले 18,000 था, अब 14,000 है। आउटपुट एसजीएसटी पहले 18,000 था, 14,000 था, तो दोनों में आपने पेमेंट कर ली है। तो डिक्रीज इन आउटपुट सीजीएसटी,
इसमें भी आपने 4,000 का पेमेंट किया है तो वो भी माइनस होगा। डिक्रीज इन आउटपुट SGST, इसमें भी आपने 4,000 का पे कर लिया है, ठीक है, तो इससे भी बेटा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ आ रही है अच्छी बात। अब यस ऊपर सर। हमने सारी ट्रीटमेंट कर लिए, सिर्फ मॉर्टगेज लोन को छोड़ के। मॉर्टगेज लोन का मुझे फाइनेंसिंग में लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी और रिसीट भी, ठीक है। उसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्स अगर आप देखोगे बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में लिखा है कि पिछले साल था 75,000, इस साल है 10,000। प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में लिखा है पिछले साल आपका बैलेंस था 75,000 और इस साल आपका बैलेंस है 10,000। अब इसका कुछ मुझे बता सकते हो क्या ट्रीटमेंट करेंगे? बिफोर मैं बता दूं, मैं चाहता हूं कि आप में से कोई ट्राई करे, प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या ट्रीटमेंट रहेगा। मैं अगर लिखूंगा तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपका ऐसे है। प्रोविजन फॉर टैक्स आपको बैलेंस शीट में फिगर दिख रही है, ये 2017 है और ये 2018 है। 2017 में आपका 75,000 था, 2018 में आपका 10,000 फिगर है। तो आप में से कोई ट्राई कर सकता है, गेस कर सकता है क्या हुआ होगा और क्या इंपैक्ट आएगा इधर कैश फ्लो स्टेटमेंट में। सर मतलब हमने प्रोविजन किया प्रॉफिट था। एंड लॉस में हमने तब किया होगा ना ये माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर के लिए कौन सा, ये 10,000 की 75,000? 10,000। 10,000 हमने इस साल प्रोविजन किया है, तो ये हमने हाँ P&L से लेस किया है, तो हाँ प्रोविजन तो फॉर एड टैक्स बैक। को ऐड करेंगे। जो इस साल का 10,000 है तो इसको ऐड करेंगे, प्रॉफिट लॉस है, बिल्कुल ठीक है। तो इस 75 को क्या हो गया, बताओ बेटा। ये तो ठीक बोला आपने, बहुत अच्छा बोला ये। साहिबा बेटा आप ट्राई कर सकते हैं इस पे। फिर क्लेम हुआ है 10,000, हाँ, क्लेम हुआ हुआ। टैक्स का मतलब क्या होता है? अब कंपनी है भाई, यहाँ पे कंपनी की बात हो रही है, ये टैक्स वाला जो आ रहा है यहाँ पे ऊपर जो था वो GST VST था। यहाँ पे जो टैक्स की बात हो रही है ये कॉर्पोरेट टैक्स की बात कर रही है, इनकम टैक्स की बात कर रही है। आपको पता है कंपनीज पे टैक्स लगता है 30%, है ना, या जितना भी परसेंट होता है, तो उतना टैक्स उनको गवर्नमेंट को जमा देना है, तो वो कंपनी का एक्सपेंस होता है। कंपनी को यस टैक्स टैक्स देना है ना, तो उसकी क्या करता है कंपनी, प्रोविजनिंग करते हैं। हम्म। अब 2017 में क्या हुआ होगा मैं बैकआउट बताता हूँ। 2017 का जब इनने P&L बनाया तो इनको सपोज इनका प्रॉफिट था सपोज 3 लाख रुपया, सपोज समझ लेना मेरी बात, 3 लाख रुपया था इनका प्रॉफिट। तो ये क्या करेंगे, या 4 लाख रुपया था प्रॉफिट, इनका प्रॉफिट था 4 लाख रुपया। तो इनको पता है कि हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना है, बट टैक्स कब देना होता है, जब आपका ये जैसे साल खत्म हो गया 31 मार्च 2017, आपका कंपनीज के डे में टाइम होता है, आपका टाइम होता है कंपनीज में लगा लो 30 सितंबर तक। तो यहाँ पे फिर आप आपकी पूरी फाइनल इनकम हो जाएगी, फिर आप रिटर्न भरोगे, तो आपका एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी तो बाद में पता चल जाएगा, आपको पूरा पता नहीं चलता है, क्योंकि आप बाद में आपको पे करना है, तो आप उसका प्रोविजन क्रिएट करके रहते हो। क्या करते हो, प्रोविजन। प्रोविजन। तो आप क्या करते हो, एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट प्रोविजन। टू प्रोविजन फॉर टैक्स 75,000। तो लास्ट ईयर आपने प्रोविजन किया 75,000 का, तो लास्ट ईयर आपने P&L से 75,000 लेस किया और प्रोविजन क्रिएट करके रखा क्रेडिट बैलेंस। फिर ड्यूरिंग द ईयर जब आप पे करोगे टैक्स को, तो आप एंट्री क्या करोगे, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट कैश। टू कैश अकाउंट 75,000। और इस साल का जो आपका प्रॉफिट आएगा उसकी प्रोविजन क्रिएट करोगे, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। तो इसमें ट्रैक्स का निकला, जो अगर आपका प्रोविजन फॉर टैक्स दिखेगा पिछले साल का बैलेंस भी इस साल का बैलेंस भी, तो इसमें हम क्या मानते हैं, जो पिछले साल का प्रोविजन किया था वो इस साल पे किया होगा, और जो इस साल प्रोविजन किया है ये अगले साल पे हो जाएगा। अब इस साल जो प्रोविजन किया है वो इस साल के P&L से लेस किया है, हाँ तो ये P&L में एड बैक करेंगे। और ये 75,000 आपने पे किया है, बट ये P&L से लेस नहीं हुआ है, बट ये अलग से आपकी लाइबिलिटी पे हो गई है, तो ये आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गया। तो जो टैक्स आपने इस साल पे कर लिया वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस हो जाएगा एज पेमेंट ऑफ टैक्स, और जो इस साल आपने प्रोविजन किया वो एड बैक हो जाएगा। तो इस साल का प्रोविजन ऐड करेंगे, लास्ट ईयर का प्रोविजन माइनस करेंगे, बिकॉज लास्ट ईयर का प्रोविजन आपने इस साल पे किया होगा, इस साल पे किया होगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, दैट इज द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन दिस ईयर। समझ आई बात? हम्म। तुला समजताना बैल छुकरा
यस सर, जो मतलब पिछले साल का जो होगा वो इस साल हम पे करेंगे, पे और जो करेंगे, इस पे करेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश आउटफ्लो होगा। ठीक है, यस सर, यस सर। पे किया तो इस साल का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। लास्ट ईयर पीएनएल से लेस हुआ तो तभी कैश फ्लो में लास्ट ईयर ऐड किया होगा, बिकॉज कैश गया नहीं था। ठीक है, तो अब मेरा आया प्रोविजन फॉर टैक्स जो है, प्रोविजन फॉर टैक्स जो इस साल का है उसको मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, ऐड 10,000 में ऐड करूंगा। और लास्ट में फिर क्या करूंगा, मैं सबसे नीचे लास्ट में फिर लेस करूंगा इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड कितना, 75,000, ये माइनस करूंगा। ठीक है, अब आता हूं मैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं, यो मेरे एडिशनल फिर एसेट साइड में है। एसेट साइड में सबसे पहले आपको दिया है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट में आपको दो चीजें दी है, लैंड, लैंड पिछले साल क्या था, 2.5 लाख, बेटा लैंड 2.5 लाख था, हाँ, अभी कितना है, 1,40,000। 1,40,000 का लैंड है, क्या मतलब हुआ है लैंड का, मतलब लैंड बेचा है, मतलब हाँ, कितना बेचा है, amortize। बेटा लैंड एमोर्टाइज नहीं होता ना। से सेल सर किया हुआ। इंटेंजिबल एसेट, अच्छा इंटेंजिबल एसेट में लैंड है, ठीक। लैंड, लैंड से इंटेंजिबल एसेट, सर आपने ही बोला ना इंटेंजिबल एसेट है, मुझे लगा आप बोल रहे हो कि मैंने इसी बोला में जो लैंड पार्ट है। इंटेंजिबल एसेट है, खुदा रहम, खुदा आपने रहम। पढ़ी ना हेडिंग, हेडिंग अमाउंट बोला ना, फिर मुझे लगा एमोर्टाइज हो गए। नहीं, पहले मुझे बता, लैंड इंटेंजिबल एसेट है नो सर, वो टेंजिबल है, लेकिन आपने बोला कि और लैंड इंटेंजिबल इज ए नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, लैंड की डेप्रिसिएशन नहीं होता नहीं है। होती है ना बेटा, लैंड की वैल्यू थोड़ी कम होती है। अब लैंड अगर कम हुआ है 2,50,000 से 1,40,000 हुआ है, और नीचे बोला है गेन ऑफ सेल ऑफ लैंड हुआ है 30,000, तो आप में से मुझे कोई बता सकता है क्या हुआ है। इन एडजस्टमेंट को ऐसे देखते हैं, रुको 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 रुको, आपका लैंड जो था बेटा, आपका लैंड जो था पिछले साल था 2.5 लाख, हाँ, इस साल है 1,40,000 है, 1,40,000। भेजा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 30,000, प्रॉफिट पे भेजा है। प्रॉफिट पे बेचा है। तो आप मुझे बता सकते हो क्या हुआ होगा, और कैश फ्लो में कैसे कहां पे दिखाई देगा। यूज करेक्ट बनते हैं डार्क चॉकलेट वर्चुअल अकाउंट अपनी। कैश अकाउंट डेबिट होगा 1,70,000। बेटा कैसे, आपने क्योंकि कितने का लैंड भेजा, मैं बोल रही हूँ ना, फिर होगा तो बेटा लैंड मुझे का बताओ आपने कितने का लैंड भेजा। 1,70,000। चलो मैं आपकी बात लिखता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट 1,70,000, फिर तो लैंड टू लैंड, 1,40,000 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। इसमें कोई और कुछ ऐड कर सकता है। 30। साहिबा आपको भी लगता है यही आंसर है, मुनजा ये अच्छा मुनजा ही नहीं बोला, नातिका आपको भी लगता है यही आंसर है, यस सर नो, जल्दी बताओ। मुनजा बेटा एक छोटी सी गलती होगी आपको, पिछले साल 2,40,000 की लैंड, 2,50,000 की लैंड थी, इस साल कितनी बची है अभी, 1,40,000, सॉरी तो आया मुझे। 2,50,000 में से अगर 1,40,000 माइनस करूंगा तो इट मीन 1,10,000 की तो हाँ 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 लैंड बेची है मैंने, एक लाख हाँ चालीस हाँ। हजार तो मुझे मौजूद है, तो मैंने जो लैंड बेची है 1,10,000 की बेची है, उस पर मुझे 30,000 का प्रॉफिट हुआ, तो मैंने जो कैश आया होगा 1,40,000 आया होगा। 1,40,000, ठीक ठीक। ठीक है, बहुत अच्छा बोला आपने। अब मुझे बताओ कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसको कैसे दिखाएं। जो ये है ना, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, अनस, मेरे पास कैश ये आया है हम 1,40,000 का, मैं बोल रही हूँ, जो पहले बोल रहे हो ना, गेन ऑन सेल जो है, ये हम बोलो इनकम बोलो मैं साइड, सुन रहा हूँ, ये हमने इनकम साइड दिखाया होगा ना, कितना दिख ऐड रहा किया होगा होगा इसमें, 30,000। वो 30,000, लेस ठीक, करेंगे, वो वो लेस लेस करेंगे, क्यों करेंगे लेस करेंगे, क्योंकि तब किया था ऐड नहीं लॉजिक क्या ऑपरेट। है,
दिस इज ए नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन कैश है। सर मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल रहा हूँ तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को मुझे लेस करना पड़ेगा। बहुत अच्छा। एंड देन तो दो एडजस्टमेंट हो जाएंगे इसमें। सर जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाएंगे उसमें हम माइनस करेंगे 30,000 बीइंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और कहीं और होगा ना ये डिक्रीज इन, एक मिनट, कोई और साहिबा नातिका ट्राई कर लो, बहुत आसान है। सर आउटफ्लो होगा ना मशीनरी, ये लैंड कितना जो हमने बेचा टू लैंड 140। कितना आउटफ्लो हो गया? सर जितने का हमने लैंड बेचा 110 का भेजा तो 110 कैश आउटफ्लो हो गया। ना फिक्स्ड एसेट को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा ना ये अब। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आएगा बताओ? मैंने लिखा कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसमें हुआ है ना, ये सेल हो गया ना, सेल ऑफ लैंड, अब आएगा ना इसका 1,40,000 वाले पोर्शन क्या आएगा? इनफ्लो आउटफ्लो? इनफ्लो। 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 नातिका आपकी गलती रियलाइज होगी? नातिका गलती रियलाइज होगी? फिक्स्ड एसेट को परचेज करते हुए कैश आउटफ्लो होता है, कैश जाता है। और फिक्स्ड एसेट जब जाता है तो कैश लाता है। फिक्स्ड एसेट को बेचने से कैश इनफ्लो होता है। एसेट जाता है, कैश आता है। नातिका हाँ सर। तो यह समझ क्या गलती की थी? समझ आया? सर एक मिनट, आपका पहले लैंड चला गया, आप क्या बना रहे हो? आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो। लैंड बेचने से 1,40,000 का आपने लैंड बेचा, आपके पास कैश आया 1,40,000 कि कैश चला गया आपके बिजनेस में? अच्छा ठीक, हमने लैंड बेचा तो आया पैसा। ठीक तो आप पैसे की बात कर रहे हो, आप एसेट के जाने की अकाउंटिंग नहीं कर रहे हो। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये बता रहे हो कैश कहां से आया और कैश कहां गया। तो जब आपने एक 1,10,000 का एसेट बेचा 1,40,000 में, इसको तुम कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे दिखाओगे? आप दिखाओगे कैश इनफ्लो आएगा 1,40,000 फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो परचेज एंड एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ एसेट था, वहां से कैश जनरेट हुआ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश जनरेट हुआ 1,40,000। बट पैरेलली इसमें जो 30,000 का प्रॉफिट हुआ होगा उसकी एंट्री आपने क्या की होगी? आपने 30,000 का प्रॉफिट पीएनएल में लिया होगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऊपर आपने क्या माना? सारा ऑपरेटिंग, बट उसमें से 30,000 ऑपरेटिंग नहीं है, वो नॉन ऑपरेटिंग है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से वो 30,000 माइनस करना लेस पड़ेगा। होगा। यस। ऐसे इन चीजों को समझना होता है, तब क्लैरिटी आती है। ठीक है बेटा? तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अभी मैं ऑपरेटिंग बना रहा हूँ, तो अभी मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा बेटा? लेस करना पड़ेगा गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 30,000। बट जब मैं इन्वेस्टिंग बनाऊंगा तो मुझे याद दिला देना कि वहां पे मुझे क्या करना है। ठीक है? वहां पे मुझे 1,40,000 इनको दिखाना है। बहुत अच्छा, लैंड हो गया। अब प्लांट एंड मशीनरी पे आ जाते। देखो बेटा, प्लांट एंड मशीनरी मुझे क्या था, अगेन चलो मैं नीचे आ जाता हूँ, तब आपको ये अच्छे से समझ आएगा। लेट मांगो वो बता। नो सर, अभी 15 मिनट। मैं आ गया, मैंने चेंज भी नहीं किया, मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी। तो कर जमा बैन सलातैन, जमा बैन सलातैन चो पता क्या हो? दारसगाह के थ्रू होता ही हो ना। प्लांट एंड मशीनरी हमारा था 2017 में। क्या को जमा बैन सलातैन पता सर? सर गैस करूं? हाँ हाँ। शायद जो हम ये ईशा की नमाज बाद में पढ़ते हैं। सोचना पता जमा बैन सलातैन क्या को? तो हाँ, मेरा प्लांट एंड मशीनरी पिछले साल कितना था? 1,50,000। अभी कितना है? 1,80,000। ठीक है, यही है ना? और नीचे दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है नीचे क्वेश्चन में, अगर आप पढ़ोगे। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वाज प्रोवाइडेड 10%। डेप्रिसिएशन आपने 10% लगाई है किस पे? ऑन लास्ट ईयर बैलेंस। लास्ट ईयर बैलेंस कितना था आपका?
1,50,000 50,000 1,50,000 पे आपने डेप्रिसिएशन 10 लगा दिया है 10%। ठीक है गोबर। हम्म तो अगर मैं ये बता दूं तो मैंने इस साल कितनी डेप्रिसिएशन लगाई होगी? 1,50,000 इंटू 10% को वो 15,000। 10 तो इस साल की डेप्रिसिएशन मैंने 15,000 लगाई है और पिछले साल का मेरा एसेट था 1.5 लाख का और अभी बैलेंस दिखा है 1,80,000। अब कौन इसका सही आंसर देगा? अतायन मिलियन ने तो इसे चॉकलेट, थोड़ी गलती हो गई। क्या क्या फिर से बोले? इस साल हमने डेप्रिसिएशन 15,000 रुपये लगाई है। हाँ 2017 में मेरा जो प्लांट मशीन था वो 1.5 लाख था, अभी जाके ये 1,80,000 हो गया। ठीक तो इस सब की क्या एडजस्टमेंट होगी या क्या हुआ है, फिर क्या एडजस्ट, पहले मुझे बताओ हुआ क्या है, पहले ये समझ लो पहले दिमाग में हुआ क्या है, इंक्रीज फिर हो मुझे गया है। कितना इंक्रीज हुआ है बेटा? सर इतना कैलकुलेशन कितना जल्दी जल्दी होगा? आराम से कर लो। 2 लाख चॉकलेट मिल जब 30 से यूज आंसर में ठीक सही कैसे परवाह, मेरी वाइफ बोल रही है मुझे भी दे दो एक चॉकलेट। 1,30,000 बेटा 1,30,000 कैसे? 1,50,000 था पहले, अभी हुआ है 1,80,000। अच्छा मैंने लिया 2 लाख, सॉरी 30,000 इंक्रीज। 30,000 इंक्रीज हुआ है। हाँ हाँ तो आप मुझे बताओ क्या होगा? ये जो है ना 30,000 ये लेस होगा। ये लेस होगा। हाँ इंक्रीज हो गया ना। किसमें और इंक्रीज? इंक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी हो गया है ना। हाँ तो किस एक्टिविटी में आएगा? ऑपरेटिंग में आएगा, इन्वेस्टिंग में आएगा कि फाइनेंसिंग में आएगा? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में कैश आउटफ्लो आ जाएगा 30,000। हम्म हाँ और और जो डेप्रिसिएशन का है ना 15,000 ये हाँ हो जाएगा एड बैक किसमें? ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग में। में, नॉन और कैश इस एक्सपेंस है। हाँ इस 30,000 का ऑपरेटिंग में कुछ करना है कि नहीं करना है, सीधे इन्वेस्टिंग में लेना है? किसका? 30,000 आप बोल रहे हो इन्वेस्टिंग में लेना है और ये 15,000 ऑपरेटिंग में लेना है, ये ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा और ये इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा, यही बोल रहा है ना आपको? हम्म तो बचे वो चॉकलेट फिश। क्यों? अरे सर क्यों मैं बोल रही हूँ कि एक तो होगा, पहले मैं बोल रही बेसिक ट्रीटमेंट ये होगा, लेकिन जो इंक्रीज हो गया है ना प्लांट एंड मशीनरी का हाँ उसमें जो हमने 15,000 डेप्रिसिएशन जो ये ऐड बैक किया वो इसमें लेस करेंगे ना, और तो हो गया ना 30 प्लस 15,000 हो गया ना 45,000। तो उसका आंसर नहीं अल्लाह की कोस कसम वर्ड, ऐसे ही बोला। कोस वर्ड। नहीं मैंने अल्लाह की कसम दिखाई ऐसे ही बोला। ठीक है, कितने चॉकलेट ड्यू हो गए तुम्हारे? 3। 3 हो गए। अच्छा देखो, आप हिसाब देखो, देखो देखो नातिका बेटा फोकस करो इस पे। आपके 2017 में कितना था प्लांट एंड मशीनरी? 150। 150 को बड़ी 1। फिर आपने क्या किया होगा? डेप्रिसिएशन किया होगा। हम्म डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या की होती है आपने? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 15,000। हाँ तो कितना बचा प्लांट एंड मशीनरी पीछे? 1,35,000। अभी कितना 135,000। है? 1,80,000। 180। इसमें आपने परचेज कितना किया है? 45,000। 45,000। तीन करना समझना। देखो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, सबर करो, सोचो, टेंशन। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट आज समझ आपको टॉपिक बचो रियच्छ 3 एग्जाम परांचो और क्वेश्चन चल बात उस बोली है। नो सर। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 150। साहिबा बेटा कितना था ओपनिंग बैलेंस? 1,50,000 1 लाख। 50 50। साहिबा बेटा क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1,80,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन इधर आ जाता है 1,80,000। उसके बाद आपने डेप्रिसिएशन लगाई है 15,000 की, विकास क्या लिखा था? लास्ट ईयर का जो बैलेंस था, लास्ट ईयर का बैलेंस था 1,50,000, उस पर आपने डेप्रिसिएशन लगाई, तो एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर मैं इधर लिख भी लूंगा 1,50,000 इंटू 10% 15,000। अब इसका टोटल करो, ये आया 1,95,000। 1,95,000 में से 50,000 माइनस, तो 45,000 आएगा टू बैंक या टू कैश। तो मतलब क्या हुआ है? 45,000 का आपने परचेज किया है, तो ये एक कैश था इसमें जिसका आपको ख्याल रखना होता है आगे। समझ आई बात? तो वो दिमाग थोड़ा होरिजन खुल जाता है ना। अब समझ आ रहा है कि भाई कहाँ पे गलती लगी थी। तो ट्रीटमेंट क्या होगा? डेप्रिसिएशन का 15,000 जो है वो ऐड हो जाएगा बिकॉज वो नॉन कैश एक्सपेंस है ना। हाँ एड डेप्रिसिएशन 15,000
और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब हम बनाएंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे 45,000 माइनस करेंगे। ठीक है, समझ आया कि नहीं? मैं दोबारा समझाऊं? ये यस सर सर आया ऐसा हूँ। ठीक है, पको बुमकुन। गुडविल, हम्म गुडविल आपका पिछले साल था 50,000 और अभी है गुडविल आपका 10,000 60,000। इट मीन गुडविल बढ़ गई है। इंक्रीज। गुडविल इंक्रीज हुई है, मतलब गुडविल इंक्रीज तब होती है परचेज हुआ होता है। हाँ परचेज हाँ होता है तो अगेन दिस एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो वहां से कैश आउट हुआ। अगर गुडविल कम हुई होती तो एमोटाइज होता। एमोटाइज हुआ होता तो पीएनएल से लेस हुआ होता तो उसको ऐड करते बिकॉज वो मेरा नॉन कैश है। वेरी गुड। अब आया इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज आपका पिछले साल 2,40,000 था, अब इन्वेंट्रीज आपका 2,10,000 हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? डिक्रीज इन स्टॉक। डिक्रीज इन स्टॉक से आपका कैश क्या हुआ होगा? जनरेट हुआ होगा। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का ऐड ऐड करें। करना। डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितना? पहले 2,40,000 था, अब 2,10,000 हुआ, तो 30,000 ऐड हो जाएगा। 10,000। और लास्ट में डेटर थे आपके, वो पिछले साल 2,10,000 थे, इस साल 4,50,000 है। तो इंक्रीज इन डेटर जो है वहां से आपका कैश फंस गया होगा। कितना? इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल करो, इससे भी आपका कैश फंसा होगा। 4,55,000 माइनस 2,10,000, 2,45,000, यहां से भी कैश आपका फंसा होगा। ठीक है, अब बेटा एक बार टोटल करो। 22,000 प्लस 24,300 माइनस 20,000 माइनस 6,000 माइनस 4,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000 माइनस 30,000 माइनस 75,000 एंड माइनस 2,45,000। आते क्या करा डिस्टर्ब? मुझे लगता है माइनस ही फिगर आ रही है। नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आया? कितना आया आंसर? सर यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है ऐसे। 22,000 लिखो हाँ। प्लस 24,300 हम्म माइनस 20,000 हम्म माइनस 6,000 हम्म माइनस 4,000 ठीक। माइनस 4,000 प्लस हम्म 10,000 प्लस हम्म 15,000 हम्म प्लस 30,000 हम्म माइनस 30,000 माइनस 75,000 माइनस 2,45,000। यह कितना है? 2,00,000। 45,000। तो आपका कैश आउटफ्लो आएगा 207,700। ठीक है, एक बार आराम से करना घर पे। तो आपका कैश आउटफ्लो आएगा फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 207,700। तो आपका यूज हो गया कैश, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपका कैश फंस गया। ठीक है, समझ आई बात? क्या यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है आप लोगों को? सर कहीं नहीं। ठीक है, अब किस पे आएंगे हम? ये पहला पार्ट हो गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब आएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो अभी ऊपर किया था आपने तो सीधे सीधे पता चल रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपका क्या था? लैंड था, गुडविल था और प्लांट एंड मशीन था। लैंड क्या हुआ? सेल ऑफ लैंड। सेल ऑफ लैंड से आपको कितना आया? 1,40,000। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन में क्या हुआ? 45,000 का कैश चला गया। और क्या था? परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी में 45,000 का कैश चला गया। हाँ। गुड। गुडविल। गुडविल भी कुछ परचेज की थी आपने। हम्म परचेज ऑफ गुडविल 10,000। और बस था। इन्वेस्टिंग में यही 3 एक्टिविटीज थी। हाँ तो सेल लिया हमने। मिला के 1,40,000 में से
कितना हो गया लेस 55,000। तो फिर भी आपको मुझे लगता है 85,000 तो आ गया, तो यहाँ पे इनफ्लो हो गया। तो नेट कैश इनफ्लो या जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 85,000। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे कैश फ्लो फ्रॉम की पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आपका क्या था सबसे पहले, मॉर्टगेज लोन। मॉर्टगेज लोन जब आपने लिया वहां से आपको कितना मिला, 2,70,000, हाँ मगर वहां पे आपने इंटरेस्ट पे कर लिया 24,300, वो आप यहां से माइनस करोगे। ठीक है, हम्म, तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 2,70,000 माइनस 24,300, 2,45,700, 2,45,700। अब देखो 2,45,700 यहां से आया, 85,000 यहां से आया, दोनों को टोटल करो। 2 लाख कितना आया, 2,45,700 प्लस 85,000 करो, 3,30,700। माइनस करो 207,700। 207,700 1,23,000। अच्छे से देखो बेटा, 245,700 आपको फाइनेंसिंग से आया, 85,000 यहां से आया, दोनों का टोटल करो। 3,30,700। ये गलत हुआ है, ऊपर ऊपर ये गलत हुआ है, ये 288, ये मैंने ऊपर गलत किया है। ये जो है नेट कैश यूज्ड है ना, ये 207 नहीं है। इसको जब टोटल करोगे ना, हम्म, अगर है कैलकुलेटर तो जल्दी करो, आप लोगों को ये जल्दी, मेरे पास कैलकुलेटर इधर है, चलो मैं ऊपर वाला एक बार नए से देखो, कैलकुलेटर है ना, यस सर। ये देखो, जूम करूं मैं थोड़ा, हम्म 22,000 है हम्म प्लस 24,300 हम्म माइनस 20,000 हम्म माइनस 700 और 10 तो 14 माइनस 14,000 प्लस 10 से 5 15,000 थ्रू 7 प्लस थ्रू 7 माइनस को कैंसिल पाने, माइनस 75,000 माइनस 2,45,000, तो ये टोटल आया 2,82,700, 2,82,700। 100। ठीक है, हम्म नहीं 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 नहीं, 2,92,700 मुझे आ रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, 22,000 प्लस 24,300 माइनस 20,000 माइनस 6,000 माइनस 4,000 माइनस 4,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000 माइनस 30,000 माइनस 75,000 माइनस 2,45,000, 2,82,700, 2,82,700 मेरा नेगेटिव आ गया, 2,82,700। तो 2,82,700 नेगेटिव आया यहाँ से, कहाँ से, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और वहां से 85,000 आया, और यहाँ से 2,45,700 आया। तो नेट मेरे पास जो कैश आया पूरे साल में वो आया 48,000। कितना आया, 48। 48,000। तो मैं लिख सकता हूं नेट कैश नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो मुझे पूरे साल में हुआ, वो कितना हुआ, 48,000। इसको करूंगा मैं ऐड ओपनिंग बैलेंस, क्या करूंगा,
ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो आपको क्वेश्चन में दिया है, ओपनिंग कैश आपको दिया था 1,49,000। कितना दिया था? 1,49,000। 49,000 तो आपका क्लोजिंग आना चाहिए 48,000 प्लस 1,49,000। आपका क्लोजिंग कैश आना चाहिए 1,97,000। तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो आपका है 1,97,000। तो आपका आंसर में देखो कितना दिया है, कैश एट बैंक 1,97,000। समझ आई बात? यस सर तो ये क्वेश्चन समझ आया? इसमें 2-3 इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट थी विद रेस्पेक्ट टू लैंड, विद रेस्पेक्ट टू प्लांट एंड मशीनरी, इनपुट आईजीएसटी वो मैंने समझा दिया। मॉर्टगेज लोन बीच में लिया था तो इंटरेस्ट का क्या एडजस्टमेंट होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट आपने आज सीखा। तो 4-5 एडजस्टमेंट आपने आज सीख ली, ठीक है। तो अब आप Yes, लोगों का होमवर्क क्या है, जितने भी अभी इलिस्ट्रेशन बच गई है वो आप ट्राई करोगे। 2 दिन आपके पास है, सैटरडे और संडे, ठीक है। 2 दिन में आप सारी इलिस्ट्रेशन को ट्राई कर लो। उससे क्या हो जाएगा, जो जो आपको लगेगा भाई इसकी हमें एडजस्टमेंट समझ नहीं आई, उनको हम मंडे को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम अनसॉल्व क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बट मैं अगेन ये बात रिपीट कर रहा हूँ, फायदा तभी होगा लेक्चर में, सबसे ज्यादा फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि आज आप नहीं सीखे, मगर सबसे ज्यादा फायदा तब होता है अगर आप घर में खुद से पढ़ के आते हो। उसमें क्या होता है ना, आपके डाउट्स होते हैं, वो डाउट्स को जब मैं यहाँ पे बताता हूँ तो डायरेक्ट सोल्यूशन आ जाता है। तो अभी क्या होता है, अभी आप जब पढ़ते हो आपको पूरा समझ भी नहीं आता है कि भाई डाउट्स है मेरे कि नहीं है। वो तब पता चलता है जब आप खुद से क्वेश्चन करोगे, ठीक है। yes sir. तो आप घर में पढ़ लेना। तो सैटरडे भी है आपके पास, संडे भी है, आप क्वेश्चंस कर लेना कैश फ्लो स्टेटमेंट से। कोशिश करना स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेना ताकि एक रिकॉल भी हो जाएगा आपका और मोमेंटम बनेगा। जो डाउट्स होंगे उनको हम मंडे को डिस्कस करेंगे। नहीं होगा कोई डाउट तो हम अनसॉल्व क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और मैं इसको क्यों करा रहा हूँ एक क्वेश्चन, बिकॉज इससे आपका ना होराइजन खुल जाएगा, कौन सी चीज कहाँ पे आती है, क्या इम्पैक्ट होता है, उसी से अच्छी अकाउंटिंग की नॉलेज बढ़ती है, ठीक है। चलो, और कोई डाउट कुछ पूछना है? सर Sir, इसके बाद market हमें और वही टॉपिक securities. है? नहीं, हमें कोई और टॉपिक नहीं पढ़ना है। बस आपकी अगर आपने रिवीजन स्टार्ट की होगी, उसमें आपको कोई डाउट लगेगा, कोई चैप्टर हमें रिवाइज करना है तो वो हम करेंगे। या हम ऐसा करेंगे, हम कुछ थ्योरी के चैप्टर्स पढ़ेंगे। मैंने आपको थ्योरी छोड़ दी है, थ्योरी स्पेसिफाइड हम लास्ट में लेक्चर लेंगे, ठीक है। ठीक बट थ्योरी स्पेसिफाइड लेक्चर्स भी हम ना फैब में लेंगे। कोशिश करेंगे कि जनवरी में आप रिवीजन कर लो। तो अगर मुझे याद है आपने एक बार किसी टॉपिक का बोला था, पास्ट एडजस्टमेंट जब कुछ बोला था, तो आप लोग रिवाइज अभी तो आपको 2 दिन तो यही करना है, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन ही करने हैं। फिर मंडे को भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के लेक्चर लेंगे और ट्यूसडे भी कैश फ्लो स्टेटमेंट लेक्चर लेंगे। तो कोशिश करेंगे 2-3 दिन में इसको खत्म करने के लिए। फिर आप अपनी रिविजन कर लो। जैसे आप तीनों का लड़कियां हो, आपको प्लान है कि एक साथ आप रिविजन शेड्यूल बना लो, या अलग अलग करके बेहतर होगा कि अगर आप डिसाइड करोगे कि हम ये रिविजन शेड्यूल फॉलो करेंगे। और उसके बाद फिर आप लोग ग्रुप में बोलोगे, ग्रुप में तो है ही हम लोग कि सारा इस चैप्टर का हमें रिवीजन करना है, तो उससे आप देखेंगे किस डेट को रिवाइज करेंगे। नहीं तो फिर हम एक हफ्ता डिस्कस करते हैं, डिसाइड करते हैं, उसमें मैं सिर्फ आपको पूरे अकाउंटेंसी की थ्योरी पढ़ाता हूँ। ज्यादा ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा डिटेल में, बट बुक को सामने लेके जो जो चैप्टर का थ्योरी होगा वो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, ताकि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी, कुछ चीजें जो छूटी होगी, ठीक है। बट उसका फायदा तो है जब आप एक बार रिवाइज करोगे, ठीक है। ठीक चलो, सर मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होता है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज होती है जो आप क्विकली क्या कर सकते हो, क्विकली बेच सकते हो। मार्केटेबल मतलब क्या होता है, वन विच इज सेलेबल, जो रेडीली सेलेबल होती है। आज की डेट में अगर आप देखोगे आपके जो शेयर्स है, जो म्यूचुअल फंड है, ये सारे आपके क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। आप अभी जाके इनको बेच सकते हो, ठीक है। सर अगर कैश फ्लो में आएगा तो ये फाइनेंसिंग में आएगा? बेटा ये कहीं पे नहीं आएगा, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। अभी मैं उसको बताऊंगा आपको। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपका कैश एट बैंक आता है, कैश इन हैंड आता है, चेक्स इन हैंड आता है, इवन मार्केटेबल सिक्योरिटीज पे आता है। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज जो होती है आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट में, वो भी आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है माइनस में। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपका कैश फ्लो में ऊपर कहीं नहीं आएगा, वो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा, ठीक है। ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा, क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा। वो सिक्योरिटी जो आप रेडीली मार्केट में बेच सकते हो ना, उसको मार्केटेबल सिक्योरिटी बोलते हो। तो आज की डेट में आपके शेयर्स और म्यूचुअल फंड में जितना भी पैसा लगा है, दैट ऑल विल फॉल अंडर द मार्केटेबल सिक्योरिटी, ठीक है। यस सर ये आपने शायद बिजनेस स्टेटमेंट में भी पढ़ा होगा मेरे हिसाब से। नो सर, आज पहली बार अकाउंट्स में देखा। ठीक है, और कोई डाउट? नो सर चलो आप पढ़ लो अच्छे से घर पे, ठीक है ना। यस सर चलो, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।